फिर हम आपको समझाना चाह रहे थे टाइडल वॉल्यूम के बारे में। टाइडल वॉल्यूम हमारा क्या था बताइए? एक नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान जो भी हम एयर को इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम करते हैं। टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 500 ml थी। बोलिए। फिर हमने आपको बताया था, इसी में नोट डाल करके लिखवाया था कि मिनट वॉल्यूम क्या होता है। मिनट वॉल्यूम क्या होता है कि अगर हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं बताइए? 12 to 16 टाइम्स। अगर उसमें हम टाइडल वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल करके चलाता है? मिनट वॉल्यूम निकल करके चलाता है। ठीक है, जो कि कितना था? 6000 से लेकर के 8000 ml था। ठीक है, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 to 8 लीटर पर मिनट। क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता था? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था? हम अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो भी सांस क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, आफ्टर कब? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी एयर और हमने एयर को क्या लिया, इनहेल किया, वो हमारा क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 2500 से लेकर के 3000 ml तक। क्लियर? फिर हमने आपसे बताया था कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था कि हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जितना एक्सपायरेशन करते हैं 500 ml, अगर उसके अलावा थोड़ा और फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें, क्या करें? फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और जिसकी वैल्यू कितनी थी? 1000 से लेकर के 1100 टू 1200, 1000 टू 1100। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि सब कुछ सांस छोड़ने के बाद जो हमारे लंग्स के अंदर या एल्वियोलाई के अंदर बचा रह जाए ना, रिमेनिंग रह जाए, वही हमारा क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास कितना हुआ करता था बताइए? 1100 से लेकर के 1200 ml तक होता था। क्लियर? अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया, सारे वॉल्यूम हो गया। अब एक और वॉल्यूम बचा हुआ था, क्या? कोई वॉल्यूम नहीं था। अब बात आती है कैपेसिटी की बात। ठीक है, कैपेसिटी किसे कहते हैं? हमने साफ साफ बताया था कि कैपेसिटी का मतलब होता है आपकी क्षमता कितनी है, आपकी औकात कितनी है। ठीक है, अब बात आती है कि हम कैसे कैपेसिटी को मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता था, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? स्पायरोमीटर। ठीक है, अब कैपेसिटी में सबसे पहला कैपेसिटी क्या था? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हम लंग्स के अंदर कितना सांस ले सकते हैं, यानी टाइडल वॉल्यूम को भी हम जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे बताइए? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी जोड़ेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वही हमारा क्या होगा? कैपेसिटी होगा। ठीक है, यानी हमारे पास 2500 ml से लेकर के 3000 ml, फिर उधर हमारे पास 500 ml टाइडल वॉल्यूम का। ठीक है, टीवी प्लस आईआरबी को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वही हमारा क्या होता है? आईसी आता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या? ईसी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है हमारे पास? और प्लस यही आएगा, तो ये हमारा क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास क्या था? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या हुआ करती थी? जब हमारे पास कोई भी कैपेसिटी, यानी हमारे पास आईआरबी हो जाए, टीबी भी हो जाए, ईआरबी भी हो जाए, ये जो हमारे लंग्स के अंदर पाए जा रहे हैं वही हमारा क्या है? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, सभी को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी? आई थिंक 4000 से लेकर के 4600, हाँ वही होगा। ठीक है, 4000 से लेकर के 4600 ml तक का हमारे पास क्या होते हैं? एक एक कैपेसिटी होती है, और यही हमारी क्या है? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को भी हमने ऐड किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी ऐड किया, और किसको? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी ऐड किया। ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है? यही हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है। फिर हमने आपसे ये बताया था कि एफआरसी क्या होती है। एफआरसी का मतलब क्या है कि एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हम जितनी भी चीजों को हटा लें, ठीक है, हम क्या कर हटा रहे हैं? टाइडल वॉल्यूम को भी लेकर के जा रहे हैं बाहर, हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी लेकर के जा रहे हैं, और हमारे पास आरएबी भी हुआ करता था। ठीक है, इन सब चीजों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती थी वही हमारा क्या था? एफआरसी। यानी हम नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना भी लंग्स के अंदर बचा रह जाए सांस, ठीक है, वही हमारा क्या था? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी था। क्लियर? जिसकी वैल्यू क्या हुआ करती थी हमारे पास? बोलिए, एफआरसी वैल्यू कितनी थी? 21 टू 23 ml। ठीक है, यानी ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू को ही हम अब हमेशा किसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? टोटल लंग कैपेसिटी। पूरी कैपेसिटी को एक वॉल्यूम के एक साथ जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, वही हमारा क्या आएगा? टोटल लंग कैपेसिटी आएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी हुआ करती थी? 5100 से लेकर 5800।
ठीक है, ml ये हमारे पास क्या था, कैपेसिटी था। अब हमने आपसे कुछ बातें बताई थी कि आपके पास क्या है, अब कैपेसिटी की बात आती है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नया टॉपिक है, यहीं से आपको समझना है। हमारे नए टॉपिक का नाम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहां कहां पे होते हैं। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज की साइट क्या है, साइट क्या है बताइए गैसियस एक्सचेंज की। सबसे पहली साइट क्या है हमारे पास बताइए, एल्वियोलाई है। दूसरी साइट क्या है हमारे पास बताइए, टिश्यूज। अगर गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है तो वो किस में आता है बताइए, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में आएगा हमारे। और अगर यही टिश्यूज में होती है तो वो किस में आता है, इंटरनल रिस्पायरेशन में आता है। क्लियर। अब गैसियस एक्सचेंज जो होती है वो कुछ फैक्टर्स पे हमारे पास डिपेंड करता है। क्या करता है, कुछ फैक्टर्स पे हमारे पास डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर, हमें वही बात याद रखनी है। गैसियस एक्सचेंज कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बताइए, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है बताइए, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहला क्या है हमारे पास, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर। हमेशा आपने सुना होगा कि कोई भी गैसेस का जो मॉलिक्यूल होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। जैसे हमने ये कहा कि कई एक जगह हमारे पास ए है, ए से बी की तरफ हमारे पास क्या है, कोई भी गैस मूव कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पार्शियल प्रेशर जो होगा यहाँ का ऑक्सीजन का, वो जाहिर सी बात है ये 50 mmHg हम मान लेते हैं, तो यहाँ का पार्शियल प्रेशर का कितना होना चाहिए ऑक्सीजन का बताइए, जरूर 30 के आसपास होगा, तभी तो गैसेस मूव कर रही है। यानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, गैस मूव करता है। यही हमारे पास कंसंट्रेशन है। समझ आई बात। यानी ये प्रेशर जो एयर है ये कब तक मूव होता रहेगा बताइए, कोई भी गैसेस का मूवमेंट कब तक होता रहेगा वहां तक, उसी डायरेक्शन में, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। यानी डिफ्यूजन जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, बट ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों मीडियम का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। क्लियर। और जिस समय गैसेस का कंसंट्रेशन अगर बराबर हो गया उस समय पता नहीं चलेगा कि गैस कहां से कहां मूव कर रही है। यानी इसका मतलब हमें 2 चीज का फायदा है। क्या, इससे 2 बात सीखने को ये मिलती है कि अगर हम कहीं पार्टी में या फंक्शन में जाते हैं तो परफ्यूम मार करके ना जाएं। सब मार करके आते हैं, हमारा पता ही नहीं चलता हमने कौन सा मारा है। क्या ये बात सही लग रही है आपको, अरे बोलिए। परफ्यूम वहां मार करके जाइए जहां आपके दोस्त नहा करके ना आए हो, ठीक है। आप साफ साफ आपका ही महकेगा परफ्यूम, बाकी किसी ने तुम्हारा नहीं है। बाकी फंक्शन में क्या होता है, सभी लोग परफ्यूम मार करके आते हैं, तो हमारा परफ्यूम कौन सा है ये हमें पता नहीं चलता। क्यों, क्योंकि सभी का कंसंट्रेशन क्या होता है, हमेशा बराबर हो जाता है, इसलिए गैसेस हमें महकते नहीं है वो चीजें। समझ में आ रही बात है। यानी महक लेने के लिए हमें नाक अंदर डालना पड़ेगा, हमारा महक रहा है कि नहीं है ये संदेह लगता है। क्लियर। तो यानी गैसेस का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, यह सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हमने बताया था क्या, कि डिफ्यूजन जो भी हो रहे हैं गैसेस का, एक थिकनेस पे भी और सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। क्लियर। तो सबसे पहला हम बता रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। दूसरा फैक्टर क्या था हमारे पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इस पे भी डिपेंड करता है हमारे पास क्या, फैक्टर्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या आता है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हम लिखेंगे, कैसा मेम्ब्रेन लिखेंगे, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन।
ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पास कंसंट्रेशन या फिर जो कोई भी गैसेस मूव करेगी कि नहीं होगी, डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। क्लियर? जिसकी पहली क्लास होगी लिख ले अभी तुरंत ना। यहां तक सबने लिख लिया है? आगे बढ़ जाए। आज किसी का पहला क्लास नहीं है? लिख लीजिए ना फिर। अच्छा, पूरा तैयारी से आई हैं आप, ठीक है। यहां तक हो गया था हमारे पास, ठीक है। अब हमें गैसियस एक्सचेंज करना है। क्लियर? अब गैसियस एक्सचेंज कैसे करेंगे हम आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करेंगे। अब पहली बात आती है गैसियस एक्सचेंज कहां से कहां हो रहा है बताइए। गैसियस एक्सचेंज कहां से कहां हो रहा है बताइए हमारे पास। एक पहला कहां पे है, एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। और दूसरा हमें कहां पे पढ़ना है बताइए, इन टिश्यूज के अंदर। क्लियर? यानी ये गैसेस का एक्सचेंज होना है। अब आप ध्यान से सुनेंगे हमारी बातों को। क्लियर? पहले बाद में लिखेंगे, पहले सुनेंगे ध्यान से। ये हमारे पास क्या है, लंग्स एल्वियोलाई है। ये हमारे पास क्या है, लंग्स एल्वियोलाई। ये हमारा एल्वियोलाई हुआ, ये एल्वियोलाई हुआ। लिखेंगे नहीं अभी, पहले सुन लेते हैं। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि जितने भी लंग्स एल्वियोलाई के पास जो भी कैपिलरीज पाई जा रही हैं, जो भी कैपिलरीज पाई जा रही हैं, ठीक है, ये जो भी कैपिलरीज पाई जा रही हैं, क्या इनको मैं पल्मोनरी कैपिलरीज बोल सकता हूं? क्योंकि लंग्स के लिए मैं टर्म यूज करता हूं क्या, पल्मोनरी कैपिलरीज। तो इनके लिए मैं टर्म यूज करता हूं क्या, पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी सबको? हमने ये कहा कि हमारे पास जब भी हम एयर इनहेल करते हैं तो उस इनहेल के दौरान हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के पास आता है। लंग्स का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना। यानी लंग्स का काम, मेन काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे कोई भी जो ब्लड आएगा, यहाँ पे जो भी ब्लड आएगा वो कैसा होगा बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब अगर समझेंगे तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो 40 mmHg मानेंगे। यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ही कम होगी। कई बार लोगों को लगता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है अशुद्ध ब्लड, ठीक है। अशुद्ध का मतलब कचरा उचरा ब्लड नहीं, ये डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंसंट्रेशन है। किस बात पे डिपेंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंसंट्रेशन है, यही हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या समझेंगे, यहाँ पे CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 45 mmHg का होता है। क्लियर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हम दो ही चीज समझेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहेंगे, जिस ब्लड में पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का 40 mmHg है और हमारे पास CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो 45 mmHg है, तो ऐसे ब्लड को हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट आता है एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, ध्यान सुनिए, एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो 104 mmHg का होता है। क्लियर? और जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का वो 40 mmHg का होता है। कितने mmHg का होता है, 40 mmHg का होता है। इतनी बात सबको क्लियर है? आप बताइए कोई भी ब्लड अगर यहाँ पे आ रहा है तो ऑक्सीजन कहां से कहां मूव करेगा, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। यानी ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाएगी एल्वियोलाई से कि यहां से यहां आएगी बताइए, यानी एल्वियोलाई से लंग्स कैपिलरीज की तरफ आएगी कि नहीं आएगी। आप हमें बताइए कि इनका पार्शियल प्रेशर 45 है, इनका पार्शियल प्रेशर 40 है, तो CO2 को कहां मूव करना चाहिए, CO2 को कहां मूव करना चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ मूव करना चाहिए। समझे बात? यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पहली बात प्राइमरली इफेक्ट, यानी कोई भी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो प्राइमरली किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए,
प्राइमरली किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्शियल प्रेशर पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या, कि यहां पर जितनी भी बातें बताई जा रही है, पार्शियल प्रेशर की बात तो हो गई, ये कब तक मूव होता रहेगा और ये कब तक इधर जाता रहेगा, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो जब ये ऐसे ट्रांसफर होते रहेंगे तो यहां से जो भी ब्लड निकलेगा वो कैसा ब्लड होगा बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अगर कहीं पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब समझ में आए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या समझेंगे, पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होना चाहिए और CO2 का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, क्लियर। तो हम ये कहते हैं कि पूरा का पूरा इक्वल तो नहीं होता, बट पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो 95 mmHg हो जाता है, और हमारे पास 104 की जगह पे यहाँ पे कितना होता है, 45 की जगह पे कितना हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, 40 mmHg हो जाएगा। ये पूरा का पूरा किसका है बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, क्लियर। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफरेंस समझ में आया। पार्शियल प्रेशर, अगर कभी भी पार्शियल प्रेशर अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूछा जाएगा, अभी लिखना नहीं है, शुरू कर देते हो तुम लोग, अभी बहुत सारी चीज समझना, आधे घंटे तक लिखना नहीं है आपको, क्लियर। मैं आराम से मौका दूंगा आपको लिखने का, पहले आप अपने दिमाग में तो बैठा लीजिए, नहीं तो लिखा का लिखा रह जाएगा आपके, समझ आ रही बात। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये जितने भी बताए जा रहे हैं आपको बात, ये क्लियर कट होनी चाहिए, सबको बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस। थिकनेस का मतलब होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है। कितने मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है, 3 मेम्ब्रेन से, 3 मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है। सबसे पहला मेम्ब्रेन जो होती है, ध्यान सुनेंगे, सबसे पहला मेम्ब्रेन जो होती है, यहां पर एक लंग्स एल्वियोलाई की स्क्वेमस इपिथीलियम होती है। लंग्स एल्वियोलाई की क्या होती है, स्क्वेमस इपिथीलियम होती है। थोड़ा अलग कलर से बना दें, ये हमारे पास लंग्स एल्वियोलाई की स्क्वेमस इपिथीलियम है, ठीक है। तो यहां पर इसको हम लिख रहे हैं स्क्वेमस इपिथीलियम, स्क्वेमस इपिथीलियम ऑफ किसका, एल्वियोलाई, ठीक है। दूसरा हम बनाने जा रहे हैं यहां पर, ये जो आपको कैपिलरीज दिख रही है इनके अंदर क्या पाई जाती है, इंडोथीलियम पाई जाती है, ठीक है। ये दूसरा मेम्ब्रेन में बनाने जा रहा हूं, ये पहला है, ये तीसरा मैं लिख दे रहा हूं। इनको हम बोलते हैं इंडोथीलियम, इनको हम क्या बोलते हैं, इंडोथीलियम ऑफ क्या, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और इनके बीच में कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं, और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, बेसमेंट सब्सटेंस पाए जाते हैं, और ये सब्सटेंस एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए कई कई जगह पे इनको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन, अरे आंख के अंधे बोल, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन स्क्वेमस इपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई और किसके बीच में, इंडोथीलियम के बीच में, जो दिखाई दे रहा है वही बोलना है, क्लियर। तो यानी ये तीनों मिल करके, ये तीनों मिल करके हमारी क्या बनाती हैं, ये तीनों मिल करके हमारे पास क्या बनाती हैं बताइए, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती हैं। ये तीनों मिल करके क्या बनाती हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती हैं, क्लियर। और ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आपको बताई जा रही है, ये लगभग लगभग 1 मिलीमीटर का होता है। शायद आपके एनसीईआरटी में लेस देन 1 मिलीमीटर लिखा है क्या, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। बराबर या लेस देन मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। 1 मिलीमीटर से कम होता है इनकी जो थिकनेस है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, लेस देन, चलो लेस देन ही मान लेते हैं, ठीक है। ये 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, क्लियर। ये कितने बातों पे डिपेंड किया बताइए, कितने बातों पे डिपेंड किया, पहला हमने बताया किस पे, पार्शियल प्रेशर पे, दूसरा हमने किस पे बताया, थिकनेस, तीसरा फैक्टर क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी अभी नहीं समझ में आएगी। अभी हम एल्वियोलाई का भी बता दिए हैं, तो टिश्यूज का बता दें। टिश्यूज का देखेंगे ध्यान से, इधर देखिएगा, ये हमारा टिश्यू है, ये हमारे पास टिश्यू है। आप बताइए टिश्यूज के अंदर क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं लगातार? लगातार अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, रिस्पायरेशन हो रहे हैं, तो CO2 का कंसंट्रेशन लगातार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जहां पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो रहा है ना लगातार, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या होगी? घटती जाएगी। यानी जाहिर सी बात है कि जो CO2 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 mmHg का होता है इनके पास। कितने का होता है? और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 होता है वो कितने का होता है? 45 mmHg का होता है। ये टिश्यूज के अंदर है, क्लियर? अब टिश्यूज के सराउंडिंग में भी हमारे पास कैपिलरीज तो पाई जाएंगी। अरे बोलिए, टिश्यूज के अंदर भी हमारे पास क्या पाई जाएंगी? कैपिलरीज पाई जाएंगी। तो हमने एक कैपिलरीज यहाँ पे बना दिया। यही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या यही टिश्यूज को हम देंगे? अरे हम अपने टिश्यूज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। बात समझ आ रही है? तो हमें क्या देना होगा? इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना होगा। चलिए देने जा रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनको हम क्या देने जा रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पीछे तक रेड कलर दिखाई देता है कि नहीं आपको? दिखाई दे रहा है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हम क्या समझेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो कितना होता है बताइए? पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 है वो कितना है बताइए? 40 mmHg है। क्लियर? इतना हमें बात समझ में आई। अब हमने ये कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहे हैं लगातार, यहाँ पे CO2 भी लगातार आ रहे हैं। चलिए हमें बताइए ऑक्सीजन कहां से कहां मूव करना चाहिए? 95 ये है, 40 ये है। हाई पार्शियल प्रेशर से यहां पे CO2। समझ आई बात? कब तक होता रहेगा? कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। यानी यहां लौटते लौटते कैसा भी ब्लड हो जाएगा बताइए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या समझते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना। यानी समझदार हैं आप लोग, ठीक है? यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये आ गया। एक चीज समझ में आ रही है क्या? अब ध्यान से यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा करके देखिएगा, सुनेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाइए। इनके ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन के बीच का ग्रेडियंट कितना है, डिफरेंस कितना है? ऑक्सीजन का और हमारे पास इनका टिश्यूज के अंदर का ग्रेडियंट कितना है? कितने का डिफरेंस है? 55। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है, कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है, या फिर कंसंट्रेशन की जगह पे मैं किसका डिफरेंस लिख दूं बताइए? प्रेशर ग्रेडियंट लिख दूं डायरेक्ट? अरे बोलिए। तो यहाँ पे रिमार्क डाल करके हम थोड़ा सा ये पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर का जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट है ऑफ किसका? ऑक्सीजन का कितना है बताइए? 55 mmHg का। क्लियर? यही प्रेशर ग्रेडियंट CO2 का बताइए जरा हमें। 5 mmHg का है, ठीक है? अब समझेंगे 5 और हमारे पास कुछ इस तरीके की चीजें आ रही हैं। 5, ठीक है? कौन बहुत तेजी से डिफ्यूज होने की कोशिश करेगा बताइए? ऑक्सीजन बहुत तेजी से डिफ्यूज होने की कोशिश करेगा। अरे बोलिए। तो CO2 का डिफ्यूजन रेट बहुत स्लो होगा क्या? अरे बोलिए।
क्या CO2 का हमारे पास डिफ्यूजन रेट स्लो होगा? अभी तक तो मान चलते हैं कि स्लो ही होगा ना, यानी कुदरत ने नाइंसाफी किया है ना हमारे साथ। जिस रेट से हमारा ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है, क्या उसी रेट से हमारे पास ऑक्सीजन डिफ्यूज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। जिस रेट से अंदर जा रहा है एल्वियोलाई के अंदर, उस रेट से बाहर भी तो निकलना चाहिए CO2। बट ऐसा हो रहा है क्या? होगा। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास क्या होता है, कई जगह पर CO2 हमारे पास डिफ्यूजन रेट CO2 का बहुत ज्यादा होता है। अगर सेम कंसंट्रेशन अगर ऑक्सीजन का और CO2 का रखा जाए तो CO2 का कंसंट्रेशन सेम रखने के बावजूद भी रेट इनका फास्ट होता है, 20 टाइम्स फास्ट होता है। यानी ये किस बात पे डिपेंड किया? सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड किया। किस पे डिपेंड किया? यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ जो CO2 होती है इज 20 टाइम्स, कितने टाइम्स? 20 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ही तेजी से होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यानी एफिनिटी अगर किसी की भी है ज्यादा तो वो किसकी है ज्यादा? CO2 की एफिनिटी ज्यादा है। समझ आ रही बात है? यानी अगर बराबर कंसंट्रेशन जिस दिन हो गया ऑक्सीजन का और CO2 का, तो समझ जाइए कि डिफ्यूजन रेट CO2 का बहुत ही ज्यादा होगा। क्लियर? यानी इसलिए कुदरत हमें क्या किया है, CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ही कम दिया है। हमारे लिए CO2 जरूरी है या नहीं है, ये बताइए। जरूरी है, फिर यहां क्यों रिमूव करा रहे हो? लंग्स को क्या जरूरत है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने की? अरे बोलिए, लंग्स को ऐसा क्या पड़ी है कि चलो डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, CO2 पड़ा है तो अच्छा ही तो है हमारे लिए। अब बताइए CO2 हमारे लिए अच्छा है या नहीं है? अरे CO2 मेरे लिए ठीक ठाक गैस है कि नहीं, अच्छी गैस है कि नहीं? तुम लोग शांत हो जाते हो, सही बताते हो फिर भी क्यों? सही बता रहे थे। चलिए हम बताते हैं, CO2 हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हमारे ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने और घटाने के लिए CO2 जिम्मेदार होती है। हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं, रेगुलेशन ऑफ जो ब्रीदिंग होती है, वो सिग्निफिकेंस जो होती है इनसिग्निफिकेंट होती है ऑक्सीजन से। ज्यादातर अफेक्ट किससे होती है? CO2 से। सबसे अच्छा सिग्निफिकेंट रोल अगर है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में तो वो किसका है? हमारा CO2 का। यानी CO2 अगर ना रहे तो हम मर जाएंगे। समझ आ रही बात? और ज्यादा रहे फिर भी मर जाएंगे। समझ आ रही बात है? तो हर चीज की अति करना बहुत ही खराब चीज है। क्लियर? आप कुछ भी चीज अगर बहुत जरूरत से ज्यादा कर देते हैं तो खराब होती है। कई बार पढ़ाई भी ज्यादा कर देते हैं तो खराब हो जाता है। क्लियर? हर चीज की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। समझ आ रही बात? अगर किसी इंसान को हद से ज्यादा प्यार कर दोगे तो कट भी जाएगा। समझ आ रही बात? तो आप ये बात याद रखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है और हमें हर एक जो वेरिएशन लाना है, यानी हमारे बॉडी में जो चीज जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू कुदरत ने बहुत ही अच्छे से दी है हमें। समझ आ रही बात? अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए। वो 3 बात पे डिपेंड करते हैं। पहला बात हमने प्रेशर ग्रेडियंट बताया था, दूसरा हमने क्या बताया था? सॉल्युबिलिटी, तीसरा क्या बताया था? थिकनेस। हमने ये कहा था कि 2 ही जगह तो जो साइट है ना, एक पहला हमारे पास कहाँ? एल्वियोलाई के अंदर, दूसरा कहाँ? टिश्यूज के अंदर। हमने ये देखा कि लंग्स एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो 104 mmHg का होता है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 होता है वो कितने का होता है? 40 mmHg का होता है। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि जब भी लंग्स एल्वियोलाई के अंदर जो भी ब्लड आते हैं, ये इस कैपिलरीज को हमने क्या बोला था? पल्मोनरी कैपिलरीज। और पल्मोनरी कैपिलरीज में जो भी ब्लड आते हैं वो कैसे ब्लड होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने किसको कहा था कि जिस ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो 40 mmHg का हो और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 हो वो कितने का हो 45 mmHg का हो, ऐसे ब्लड को हम क्या बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि जब भी कोई भी कैपिलरीज से हमारे पास गैसेस आते हैं तो ये लंग्स एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट की डिफरेंस की वजह से एक्सचेंज होते हैं। हमने ये देखा कि ऑक्सीजन लंग्स एल्वियोलाई से कहाँ की तरफ चली गई, लंग्स कैपिलरीज की तरफ चली गई, और हमारे पास CO2 कहाँ से आगे पल्मोनरी कैपिलरीज से हमारे पास लंग्स एल्वियोलाई के अंदर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि ये कब तक ट्रांसफर होते रहेंगे, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। आपने एक चीज तो नोटिस किया कि सर बराबर तो नहीं हो पाया, बट इतना हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा डिक्रीज कर गया। ठीक है, हमने कितना हो गया बताइए, डीऑक्सीजनेटेड से ब्लड हमारे पास क्या हो गया बढ़ गया ना, वहां पे कितना था बताइए 40 था, यहाँ पे कितना हो गया 95, यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। फिर हमने ये देखा कि इनको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करेंगे तो 45 से कितने हो गए 40 mmHg हो गए, घट गए कि नहीं हो गए, तो यानी हमारे पास क्या है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हो गया। क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये बोला कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन कौन सी मेम्ब्रेन बनाती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है। किससे किससे मिलकर के, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट सब्सटेंस, और तीसरा हमारे पास एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यही तीनों कैपिलरीज मिलकर के यानी यही तीनों लेयर मिलकर के क्या बनाती हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। क्लियर। अगर 1 मिलीमीटर से ज्यादा हो गया तो डिफ्यूजन रेट स्लो हो जाएगा। समझ आई बात है। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास ये टिश्यूज के अंदर कैसा होता है। टिश्यूज के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास टिश्यूज के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा होती रहती है, इसलिए CO2 का प्रोडक्शन भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो CO2 का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है CO2 का पार्शियल प्रेशर भी हमारा बढ़ेगा, और CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटेगा, और हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब भी आएंगे हमारे टिश्यूज के अंदर तो ऑक्सीजन टिश्यूज को देंगे, और वहां से ऑक्सीजन देंगे किसको टिश्यूज को, और टिश्यूज से CO2 लेंगे किसमें कैपिलरीज में। इस कैपिलरीज को हमने क्या बोला था बताइए, ऐसी कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं टिश्यू कैपिलरी बोलते हैं। ऐसी कैपिलरीज को क्या बोलते हैं हम टिश्यू कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, और ये कब तक ब्लड ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें कन्वर्ट ना हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ना कन्वर्ट हो जाए। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना और इनका कितना 45। समझ आई बात है। ये हमेशा ऐसा चलता रहेगा। आपके में एक क्या दिया गया चार्ट दिया गया है, उस चार्ट के ही हिसाब से हमने बनाया है सारी चीजें। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अब सुनिए ध्यान से, कुछ बातें हमें और ध्यान से सुननी है। हमने पहली बात बताई डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन है इज मेड अप ऑफ, किससे किससे मिलकर के बनी है, तो आप किससे किससे मिलकर के बताएंगे, बताइए। नंबर 1 स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ क्या, लंग्स एल्वियोलाई। बोले बात सही है। दूसरा बताइए क्या है, दूसरा बताइए एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। तीसरा बताइए हमारे पास क्या, बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में बताइए, प्रेजेंट बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। क्लियर। इनकी जो थिकनेस है वो कितनी है बताइए, थिकनेस कितनी है, लेस देन 1 मिलीमीटर। डिफ्यूजन ऑफ जो गैस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, सॉल्युबिलिटी के। ठीक है,
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? थिकनेस। जितना ज्यादा थिकनेस होगी उतने कम डिफ्यूजन होगा। बोली बात सही है? ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे रिमार्क हमें याद होने चाहिए। ठीक है, थिकनेस ऑफ क्या? मेम्ब्रेन। ठीक, ये इतनी बातें हमें याद होनी चाहिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए ना लिखने की, फोटोकॉपी तो करते हो, लिखते ही तो हो तुम लोग डायरेक्ट ना, अपने मन से तो लिखना नहीं होता, सोच सोच करके, तो थोड़ा स्पीड आप लोग बढ़ा दिया करिए ना। और अपने आप को ही तो पढ़ना है कि नहीं? किसी और से पढ़वाना है क्या? या जितना गंदा लिख दो उसमें क्या है? नोट्स ऐसे लिखो जो सिर्फ तुम पढ़ पाओ। समझ आ रही बात? कई लोगों को लगता है कि सर उसका नोट्स ले लूं क्या, उसके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, मेरे हैंड राइटिंग खराब होते हैं तो मैं अपना नोट्स पढ़ नहीं पाती। दो चीजें होती हैं, ठीक है? दूसरे के नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट किसी काम के नहीं होते हैं। खुद का अपना नोट्स रहेगा, काम आएगा। खुद की अपनी बीवी रहे, गर्लफ्रेंड एक काम आती है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखने में ही अच्छे लगते हैं, किसी काम के हमारे होते नहीं हैं। तो कोशिश किया करो अपने नोट्स अपने हाथों से ही लिखो, तो ठीक है कि नहीं? आगे बढ़े, हो गया? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं, बढ़ रहे हैं ना? सुन ध्यान से। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या नेक्स्ट टॉपिक यही हमारा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या समझ में आना चाहिए? सबसे पहला ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होना चाहिए हमारे लिए, सबसे बड़ी बात ये है ना। यानी सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की बात अगर की जाएगी तो दो जगह ट्रांसपोर्ट होना है। पहला कहां से कहां होना चाहिए बताइए? फ्रॉम लंग्स कैपिलरीज से लेकर के कहां तक? टिश्यू कैपिलरीज तक। बोलिए बात सही है? क्लियर? दूसरा कहां से कहां बताइए? फ्रॉम टिश्यूज कैपिलरीज से लेकर के, कैपिलरीज से कहां तक बताइए? लंग्स कैपिलरीज तक। क्लियर? यानी अगर टिश्यूज से लंग्स कैपिलरीज तक लेकर के जा रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, पहला हमने कहां से कहां लेके गए बताइए? लंग्स से लेकर के जा रहे हैं कहां पे बताइए? टिश्यू में। अभी तक आपने लंग्स से टिश्यूज में क्या लेकर के गए थे? ट्रांसपोर्ट किसका ट्रांसपोर्ट किया था? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया था क्या? अरे बोलिए, ऑक्सीजन ही तो गया था। यानी हमारे पास टिश्यूज में हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ, हमें क्या पढ़ना है सबसे पहले? ऑफ ऑक्सीजन पढ़नी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि हमारे टिश्यूज से अगर लंग्स के पास जा रही है तो किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है बताइए? CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हमें दूसरा हमें क्या पढ़ना होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ने होंगे। तो सबसे पहली हेडिंग हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगी, और दूसरा क्या होगा बताइए? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 होगा। यही दो ट्रांसपोर्ट हमें पढ़ने हैं। क्लियर? अब हमने ये कहा कि सबसे पहले हमें किसका ट्रांसपोर्ट करना है, वो पहले वो नहीं समझाएंगे, पहले हम ब्रीफ में थोड़ा मैकेनिज्म आपको समझाते रहे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? देखते हैं, फिर वही पॉइंट लिखना है आपको, अभी नहीं लिखना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? समझना है। देखेंगे इधर, एक तरफ हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लंग्स एल्वियोलाई है। ये हमारे पास क्या है? लंग्स एल्वियोलाई है। ठीक है, लंग्स एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो हमेशा ज्यादा होगा।
क्लियर? इनके चारों तरफ जो भी कैपिलरीज पाई जाती है, उस कैपिलरीज की अगर हम बात करें, उस कैपिलरीज की अगर हम बात करते हैं, तो उस कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी कैपिलरीज बोलते हैं। उस कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं बताइए? पल्मोनरी कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, जब यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन यहाँ पे ही तो निकलेगी। ठीक है, और जो भी ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी, ये ऑक्सीजन तो यही जाएगी, यानी कैसा ब्लड जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। क्लियर? और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर जा रहा है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ही तो करना है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करना होता है, ये तो बताओ हमें, कहाँ से कहाँ करना है बताइए? इस तरफ हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ये मान चलते ये हमारे पास क्या है? टिश्यू है। ठीक है, ये हमारा टिश्यू है। टिश्यूज के अंदर क्या होता है बताइए? मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान क्या CO2 निकलता है? और जब CO2 निकलेगा तो यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। CO2 का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा? ये भी ज्यादा होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर ज्यादा हो रहे हैं तो इनके पास जो कैपिलरीज पाई जा रही हैं, इनके पास जो कैपिलरीज पाई जा रही हैं, ऐसी कैपिलरीज को हम क्या नाम देते हैं बताइए? क्या मैं टिश्यू कैपिलरीज बोलता हूं? क्या इनको मैं टिश्यू कैपिलरीज बोलता हूं? और ये जो CO2 है, आपको लगातार CO2 कहाँ निकलेगी? बाहर ही तो निकलेगी। और जब किसी भी ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ब्लड को क्या बोलते हैं बताइए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आई? सबको समझ में आई? जनरल सी चीजें हैं। अब यही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, हमें इसी को समझना है। हमने ये कहा कि अगर 100% ऑक्सीजन यहां से जाता है, मान चलते हैं 100% ऑक्सीजन यहां से गया, ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होने में किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हमको ये समझाना है। 97%, कितना परसेंट बताइए? 97% जो ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, वो बाइंड करते हैं, बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी हमने ये कहा कि अगर 100% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है हमें, कहां से कहां? लंग्स से टिश्यूज की तरफ, तो 97% जो ऑक्सीजन होते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं बताइए? हीमोग्लोबिन से बाइंड करके। और जब कोई भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो वो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। वो क्या करता है बताइए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम HbO2 बोलते हैं सिंपल फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी जो 3% आपको दिखाई दे रही है, बाकी ये जो 3% ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व होती हैं। क्या होती हैं? डिसॉल्व्ड होती हैं। किसमें? प्लाज्मा के अंदर। 3% जो ऑक्सीजन होती है वो किसमें डिसॉल्व होती है? प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती है। क्लियर? अब हम मान के चलते हैं कि 100% में से हमारे पास 97% हीमोग्लोबिन लेकर के गया। अब हम मान चलते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से लेकर के आया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 27% डिसोसिएशन होता है। कितना परसेंट? यानी 27% डिसोसिएशन होता है, ऑक्सीजन यहां से हो जाएगा और हीमोग्लोबिन फिर बेचारा अकेला रह जाएगा, अलग हो जाएगा। कितने का परसेंट का डिसोसिएशन हुआ बताइए? 27%। इसका मतलब क्या समझेंगे? यही ऑक्सीजन जो होगा CO2 के फॉर्म में 70% लेकर के जाएगा। क्लियर? जो बचा 97 में से यहाँ पे 27 तो चला गया, बचा कितना? 70%। यही 70% फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आता है ऑक्सीजन, ये काम आएगा भी। क्लियर?
ये सारी अभी थोड़ी बहुत दिमाग लगाने की बारी अब यहाँ से आती है। लोगों को लगता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारी बहुत अच्छी है, समझ में आती है। असली ह्यूमन फिजियोलॉजी ये है, ठीक है। अभी तक तो आपको लग रहा होगा बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है टीचर, यहाँ तक आपको समझना नहीं था। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की बारी है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, थोड़े थोड़े स्टेप हम बढ़ेंगे। पहले इतना परसेंट समझ में आया कि नहीं? जितना एनसीईआरटी ने लिखा पहले उतना ही हम समझा रहे हैं। क्लियर? कितना परसेंट हीमोग्लोबिन से बाइंड किया? कितना परसेंट डिजोल्व हुआ प्लाज्मा में? क्या 100% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया? ट्रांसपोर्ट बोला हूं, ठीक है, कुछ ज्यादा दिमाग लगा दिए ना। क्या 100% ट्रांसपोर्ट हो गया? अब इनके बीच में क्या हुआ वो मैकेनिज्म बाद में समझाएंगे, अभी समझा देंगे तो हो सकता है तुम लोग ये सारी चीजें ध्यान में न रख करके इसी पे फोकस कर दो, ठीक है। अभी हमें ट्रांसपोर्ट कराना है। फिर हमने ये कहा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करना है, कहां से कहां? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से कहां ट्रांसफर करना है? टिश्यू से लंग्स कैपिलरीज। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 लोग करते हैं। कितने लोग करते हैं? 3 लोग करते हैं। लगभग क्या होता है कि हमारे पास जो 70% जो होते हैं CO2 वो बाइकार्बोनेट के आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी हम ये सबसे पहला पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट अगर CO2 का हो रहा है तो 70% जो CO2 है, जो 70% CO2 है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। किसके फॉर्म के आयन में? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में हो रहे हैं। क्लियर? बाकी जो हमारे पास 20 से लेकर के 25%, 25 to 30 लिखा है एनसीईआरटी ने, कितना लिखा है? 20 से लेकर के 25 याद आ रहा है हमें, यही है? चलो तब हम ही सही हैं, ठीक है। 20 से लेकर के 25% जो CO2 होते हैं वो बाइंड करते हैं विद हीमोग्लोबिन। कितना परसेंट? 20 to 25% किसे बाइंड कर रहे हैं? हीमोग्लोबिन। बट ये बात मुझे हमेशा कान खोल करके सुनना है, जब कोई भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब हमारे पास CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? यहाँ बाइकार्बोनेट नहीं, ये ऑक्सीजन बता रहा हूं, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करा रहा हूं। CO2 जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो तब क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, ठीक है। आधा से ज्यादा जिंदगी हमारी सेटिंग पे बैठती है, चल रही है। हम लोग सेटिंग बैठा लेते हैं, ऑक्सीजन आया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड आया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। गलत है, ठीक है। जब कोई भी CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो ये बनाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कभी भी याद नहीं रखना। समझ आ रही बात है? दूसरा पॉइंट। अब बचा कितना? थर्ड पॉइंट। लगभग लगभग 7% है, ठीक है। 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिजोल्व होती हैं इन प्लाज्मा। क्लियर? यानी 70% ये परसेंट अगर ऐड करेंगे तो लगभग लगभग 100% जो हो रहा है CO2 का भी ट्रांसपोर्ट हो गया हमारे पास। क्लियर? तो क्या हमें पास CO2 का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का दोनों का ट्रांसपोर्ट एक साथ करा दिया है? बोलिए। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट, ये ओवरलैप हम जो बताना चाह रहे हैं ये थोड़ा सा पॉइंट में एनसीईआरटी ने लिखा है। क्लियर? इसी को हम ऐसे ही बना दिए, आप भी ऐसे कर लीजिए। कर लीजिए, फिर से समझा देंगे, टेंशन न लीजिए।
चार्जिंग लगा दीजिए सर।